Good morning, everyone. So, as you know, I'm starting from the explanation of question paper. Okay. सो आज आपका क्वेश्चन पेपर जो आपने यूनिट टेस्ट 2 में दिया है उसका एक्सप्लेनेशन होगा. उसके बाद आगे हम फर्दर सिलेबस या रिवीजन जो भी प्रोसेस होगा दैट विल स्टार्ट आफ्टरवर्ड्स. ओके. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, number of times I told you that you have to write the one complete answer in 1 mark, means 1 line answer should be there in 1 mark. लेकिन आज भी आप लोग क्या करते हो, 1 word आंसर ही लिखते हो. बहुत बार समझाया जा चुका है, बट जिनको ये प्रॉब्लम आ रही कि समझ में नहीं आता है देन दे विल सी द डिडक्शन ऑफ मार्क्स. ओके. दूसरी बात ये है कि हाउ टू गिव द एग्ज़ाम व्हेन यू आर परफॉर्मिंग इट एट होम. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कुछ बच्चे तो ऑनेस्टी के साथ एग्ज़ाम दे रहे हैं लेकिन कुछ बच्चे टोटल गूगल की हेल्प ले रहे हैं. दैट इज़ विजिबल, क्योंकि आपको लगता है कि पता नहीं चल रहा है, हम कॉपी करके लिख रहे हैं गूगल से, लेकिन टीचर कैन ऑब्जर्व एवरीथिंग. तो जो आपने गूगल से कॉपी करके लिखा है, जिस बच्चे की नोटबुक में ये क्लियरली दिखाई दे रहा है कि गूगल से लिखा गया है, उसको आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए अगर उसके मार्क्स डिडक्ट होते हैं, क्योंकि बिना तैयारी के आप जब पूरी नेट की हेल्प ले रहे हो देन नो मार्क्स विल बी गिवन. ओके. सो स्टार्टिंग फ्रॉम द एक्सप्लेनेशन ऑफ क्वेश्चन पेपर. जैसा आपको पता है कि जो आपका क्वेश्चन पेपर था वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड था, ABC एंड D सेक्शंस थे, और जिसमें सबसे पहले जो सेक्शन ए है वो आपका 1 मार्क का था. तो सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन था व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी. तो इसी के लिए मैंने भी बताया कि सब जो आंसर है दैट इज़ कि जूल जो आंसर लिखा है दैट शुड बी द कंप्लीट आंसर कि एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी इज़ जूल. ओके. तो एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होती है, जूल. गिव द रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम. अब जिन्होंने गूगल की हेल्प लेके लिखा है उनका आंसर बिल्कुल मिसप्लेस है. क्या कहाँ लिखना चाहिए उन्हें कुछ पता ही नहीं, उन्होंने टोटल कॉपी एंड पेस्ट किया है. यहीं पर कहा जाता है कि जब आप नकल कर रहे होते हैं तो उसमें भी अक्ल की ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर आपने आंसर गूगल से देख के लिखा है तो गूगल पे आप एक क्वेश्चन का आंसर सर्च करेंगे तो आपको 10 अलग अलग टाइप्स के आंसर मिलेंगे, लेकिन कौन सा सही है, एग्जैक्ट कौन सा लिखना है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो इसलिए बेटर होता है कि आप नोटबुक या बुक से आंसर लिखते तो वो एग्जैक्ट और एक्यूरेट होता. तो फोर्स और मोमेंटम के बीच में क्या रिलेशन होता है, एक्चुअली जो फॉर्मूला होता है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का दैट इज एफ इज इक्वल टू dp अपॉन dt. ओके. तो फोर्स जो होता है, या तो आप फॉर्मूला लिख सकते हैं या आप लिख सकते हैं कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, या आप लिख सकते हैं कि फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन. लेकिन अगर आप लिख रहे हैं फोर्स इज मोमेंटम अपॉन टाइम, तो मोमेंटम अपॉन टाइम कोई रिलेशन नहीं हुआ, क्योंकि चेंज इन मोमेंटम होता है, नॉट ओनली मोमेंटम. यहाँ मैंने पहले भी बताया है कि डी का मीन्स होता है चेंज. मोमेंटम कांस्टेंट नहीं है, मोमेंटम यहाँ टाइम के साथ चेंज हो रहा है. तो मोमेंटम अपॉन टाइम जितने बच्चों ने भी लिखा है दैट इज़ रॉन्ग. नो मार्क्स विल बी गिवन फॉर दिस. रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है या चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम होगा. उसके बाद ये आपका सेक्शन ए था. फिर आते हैं सेक्शन बी पर. सेक्शन बी में थर्ड क्वेश्चन दे रखा है अ बॉडी ऑफ मास m इज मूविंग विद अ वेलोसिटी u व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट फॉर टाइम t then its velocity increases to v. राइट एक्सप्रेशंस फॉर. पहला एक्सप्रेशन लिखना है चेंज इन मोमेंटम के लिए. तो आपको पता है मोमेंटम का फॉर्मूला m v होता है. फाइनल मोमेंटम लिखना है तो एम वी, इनिशियल मोमेंटम लिखना है तो एम यू, और चेंज इन मोमेंटम लिखना है तो फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि आप ऐसे भी लिख सकते हैं और m कॉमन करके v माइनस यू ऐसे भी लिख सकते हैं. दूसरा आपका पार्ट है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब यही जो चेंज इन मोमेंटम है इसको क्या करना है, टाइम से डिवाइड कर देना है. तो ये हो जाएगा आपका सेकेंड. उसके बाद फोर्थ नंबर क्वेश्चन है एट व्हाट स्पीड अ बॉडी ऑफ मास 1 kg विल हैव अ काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 जूल. तो यहाँ पर क्या फाइंड करना है, स्पीड. काइनेटिक एनर्जी गिवन है तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर. कितनी गिवन है, 1. अब आप क्या फाइंड करेंगे, स्पीड.
यहाँ मास कितना है, मास भी 1 है, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू, ये जो 2 डिनोमिनेटर में है वो यहाँ आ जाएगा न्यूमरेटर में, मल्टीप्लाई किससे होगी, ये जो 1 यहाँ पर है, और जो मास है वो कहाँ जाएगा, अपॉन में, लेकिन सारी चीज़ें 1 है तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, तो v कितना होगा, √2। ओके, तो ये जो है आपका इतनी आ जाएगी आपकी वेलोसिटी। अब जिन्होंने गूगल से कॉपी किया है उन्होंने बहुत अजीब से सिंबल्स यूज़ किए हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, क्या हो रहा है। जो गूगल में सिंबल बना था वो यूज़ कर लिया, तो उनके आंसर, उनके जो सॉल्यूशन है उनका, उसमें अगर इतना पार्ट दिखाई दे रहा है, बस इतना कि आंसर आया है, बाकी नथिंग इज़ क्लियर देयर, तो उनके पूरी तरह से मार्क्स 0। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका सेक्शन सी। सेक्शन सी में दे रखा है 2 मासेस इन द रेशियो 1:4। तो मासेस का रेशियो दे रखा है 1:4, यानी कि आप ऐसे लिख सकते हैं m1/m2। तो यहाँ आपको बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप कैसे करके इसको लिख रहे हैं, क्योंकि रेशियो या तो फिर ऐसे लिखा जाता है अपॉन करके, या रेशियो में फिर आपको ये मानना पड़ेगा कि m1 इज इक्वल टू x, m2 इज इक्वल टू 4x, या m1y, m2 इज इक्वल टू 4y। सबसे बेटर तरीका जो है, जो आपके 9th के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो मैच करेगा वो यही है, क्योंकि फिज़िक्स में ऐसे ही सॉल्व करते हैं। उसके बाद स्पीड का रेशियो दे रखा है v1/v2, कितना है 4:5, 4/5। फाइंड क्या करना है, काइनेटिक एनर्जीज का रेशियो। तो जब हम फॉर्मूला पुट करेंगे k1/k2, तो फॉर्मूला हो जाएगा, फर्स्ट न्यूमरेटर आएगा तो हाफ m1v1 स्क्वायर अपॉन हाफ m2v2 स्क्वायर। ओके, यहाँ हाफ कैंसिल हो जाएगा, बचेगा m1/m2 इंटू v1 स्क्वायर अपॉन v2 स्क्वायर। तो m1/m2 डायरेक्ट यहाँ लिखा है 1/4, तो आ जाएगा 1/4, और v1/v2 को स्क्वायर करके लगाना है, तो v1/v2 है 4/5, स्क्वायर करेंगे तो 16/25। ओके, इस 4 से ये 16 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 4, तो क्या बचा आपके पास रेशियो, 4:25। तो ये आ रहा है आपका आंसर इसका 4:25। ये आपका सेक्शन सी था। फिर इसके बाद में आते हैं सेक्शन डी, लास्ट सेक्शन पे, और उसमें 2 पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 6 के। फर्स्ट पार्ट है ड्राइव न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो आपको पता है स्टार्ट कहाँ से होता है, न्यूटन के इस वाले फॉर्मूले से होता है, जिसमें उसने dp/dt एफ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिया था, फिर उसने इक्वल टू का साइन लिया था, तो ये आ जाता है k/dp/dt, फिर k/d/dt एज इट इज़ था, p के प्लेस पे इसकी वैल्यू पुट की थी mv, m कांस्टेंट होता है, आउटसाइड लिया था, और dv/dt जो बचता है वो जाता है एक्सेलरेशन। फिर यहाँ k कांस्टेंट जो है वो 1 के इक्वल होता है, तो f इज इक्वल टू ma। ये आपका डेरिवेशन है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का। फिर आपको क्या करना है, ग्राफिकली आपको रिप्रेजेंट करना है, एक ग्राफ बनाना है मोमेंटम वर्सेस वेलोसिटी का। यानी कि अगर बॉडी का मास कांस्टेंट होता है, जैसे 2 कार्स हैं सेम मास की होंगी, तो उसमें अगर वेलोसिटी इंक्रीज होगी, एक की वेलोसिटी ज़्यादा है और दूसरे की कम है, तो किसका मोमेंटम ज़्यादा होगा, तो जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा है उसी का मोमेंटम ज़्यादा होगा। यानी कि मोमेंटम जो है वो वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अगर मास कांस्टेंट है, और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो दोनों ग्राफ्स कैसे बनेंगे, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, मोमेंटम वर्सेस वेलोसिटी मैं पहले बना रही हूँ, तो ये मोमेंटम की एक्सेस हो गई, ये वेलोसिटी की हो गई, और ग्राफ किस तरह बनेगा, इस तरह का स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। लेकिन ये बहुत शार्प, सबसे पहले तो जो ये ग्राफ है वो पेंसिल और स्केल से बना होना चाहिए। दूसरी बात, ग्राफ में जो है वो थिक लाइंस नहीं होनी चाहिए, ऐसा नहीं आप ऐसे डबल डबल करके बना रहे हैं, ग्राफ सिंगल शार्प लाइन से बना होगा, इस तरह से पेंसिल से। ओके, तभी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो अगर आपका मोमेंटम वर्सेस वेलोसिटी है तो ये मोमेंटम, ये वेलोसिटी। अगर आपका मोमेंटम वर्सेस मास है तो इस तरह से बनेगा। ओके, तो इन 2 चीज़ों के ही मार्क्स मिलेंगे। ग्राफ में पेंसिल स्केल से बना है और शार्प लाइंस हैं, और डबल लाइंस नहीं है, थिक लाइंस नहीं है। ओके, तो दिस इज़ द एक्सप्लेनेशन ऑफ योर क्वेश्चन पेपर। इसको रिवाइज करिए, इसमें जो आपके क्वेश्चंस रॉन्ग हुए थे उनकी प्रैक्टिस करिए, और उसके बाद अब इस टर्न के बाद में फिर हम स्टार्ट करेंगे रिवीजन।
नए तरीके से, मीन्स आई विल मेक यू रिवाइज बाय मिक्स्ड क्वेश्चंस, मतलब क्वेश्चन पेपर की तरह से रिवाइज करेंगे, क्योंकि मोस्टली आपके या फिर आपके जो चैप्टर्स का रिवीजन रह गया पहले उनको रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम मिक्स्ड क्वेश्चन रिवाइज करेंगे. ओके, थैंक यू.